नोटिफिकेशन देकर ऑफिशियल गजट में, मतलब ऑफिशियल गजट मतलब गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, कॉलम बोल सकते हैं। कंस्टिट्यूट वन और मोर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन, क्या मतलब होता है एडजुडिकेशन का, बताओ क्या मतलब कोर्ट होता का डिसीजन। है? डिसीजन है ना, ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू एनी मैटर वेदर स्पेसिफाइड इन सेकेंड स्केड्यूल और थर्ड स्केड्यूल। मैंने ऊपर आपको देखो बताया था 6 स्केड्यूल है, ठीक है, और मैंने ये बताया था कि लेबर कोड तब जाया जाता है जब सेकंड स्केड्यूल से रिलेटेड मैटर हो। इसमें लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट दिया रहता है। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में उन मैटर को हैंडल किया जाता है जो आइदर सेकंड स्केड्यूल में दिए हैं या तो थर्ड स्केड्यूल में दिए। अब आप मुझसे पूछोगे सर थर्ड स्केड्यूल क्या है, तो मैं बोलूंगा ये वो लिस्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि किन कामों में जाने से बीमारी या डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो डिसीज हो रही है तो कंपनसेशन के लिए क्लेम करोगे, अब बॉस अगर मना कर दिया तो डिस्प्यूट हो जाएगा। तो सेकंड स्केड्यूल और थर्ड स्केड्यूल जो है इस एक्ट का, उसमें जो जो बातें लिखी हैं उन मैटर्स को लेकर आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जा सकते हो। आप बताओ पहले ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, कि मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया। तो भाई देखो लेबर कोर्ट जा रहे थे तो स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल में जितने लिस्ट ऑफ डिस्प्यूट दिखे थे अगर आप उसमें फॉल करते हो तो आप लेबर कोर्ट जाते हो। अभी आपको मैं स्केड्यूल दिखाऊंगा कैसे होते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में आप तब जाते हो जब आपका मैटर या तो सेकंड स्केड्यूल में दिया हुआ है या तो थर्ड स्केड्यूल की लिस्ट में है। जैसे एम्प्लॉय को थप्पड़ मार देना, ये सेकंड स्केड्यूल में लिखा हुआ है। एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, कंपनसेशन ना देना, थर्ड स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो थर्ड स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल दोनों में से किसी का मैटर हो तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जाना है, और केवल अगर सेकंड स्केड्यूल से रिलेटेड हो तो लेबर कोर्ट जाना है। ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई सर। अब जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो बनता कैसे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही तो मेन एग्जाम में पूछता है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसे बनता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल? तो ये माना जाता है कि ट्रिब्यूनल में केवल एक पर्सन होगा। इस पर्सन का नाम होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या नाम होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऑफिसर। अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो इसकी क्वालिफिकेशन है, या तो ये पर्सन हाई कोर्ट का जज हो। कहाँ का जज हो? हाई कोर्ट। या फिर और ये एक ऐसा पर्सन हो जो 3 साल से कम डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, ठीक है। देखो समझो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक पर्सन से कंस्टिट्यूट होता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर किया जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो बनता है जो हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है, ठीक है। अच्छा है तो फिर क्या सिस्टम होगा इसका, कि अगर यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो फिर यहाँ पे रिजाइन करना होगा और फिर यहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकता है। या फिर ऐसा पर्सन हो जो कम से कम 3 सालों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहा हो। 2 पॉइंट समझ आए क्या आपको? 2 पॉइंट जी समझ। सर। या फिर एक ऐसा पर्सन हो जो डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर की पोजीशन या जॉइंट कमिश्नर की पोजीशन पर रहा हो लेबर डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के, जिसके पास लॉ की डिग्री हो और कम से कम 7 साल का लेबर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस हो, ठीक है। 3 में से एक को आपको रखना है। क्वालिफिकेशन देख लो, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। या तो हाई कोर्ट का जज है या रह चुका है, या फिर 3 सालों तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा है, या फिर लेबर कमिश्नर के पोस्ट पे रहा है जिसके लॉ की डिग्री है और 7 साल का लॉ का एक्सपीरियंस है। शांत मन से पढ़ के बताओ ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? शांत मन से पढ़ के बताओ ये समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? हो गया क्या बेटा? हाँ सर। कितना क्लियर है ये बताओ? क्लियर कितना है, ईमानदारी से बोलना। हाँ वेदिक सर क्लियर। क्लियर है? तनीषा कितना क्लियर है? कुछ क्लियर है। परफेक्ट है ना? यस क्लियर है। हाँ सर।
आगे अगर आप लेबर कमिश्नर हो और आपको अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो उसके पहले आपको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन सकते हो। आप बताइए इस बात में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। ये आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, आप दो पोस्ट नहीं संभाल सकते। अगर आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। क्लियर हो गया? ये इंडस्ट्रियल यस सर। कंसेप्ट था VIMP। थोड़ा सा अपने को इसको अच्छे से करना है। मैं जैसे जैसे करता हूँ आप भी अपने नोट्स में वैसे वैसे करते हो, हाँ सर। ऐसे ही जैसे मैं करता हूँ। हाँ। एक बार दिखाना नोट्स। चलो आगे। यस सर। नेशनल ट्रिब्यूनल पे हायरार्की लेवल में अब ये सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे भी नहीं सुलझता है तो फिर आपको कहाँ जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्या माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया है ताकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सुलझाया जा सके, और वो भी तब अक्सर जब वो डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाए। नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाए मतलब बड़ी इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट हो जाए, या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को इस डिस्प्यूट से अफेक्ट होने लग जाए। जैसे मैं बोलता हूं ONGC, आपने नाम सुना है इसका? ONGC का नाम सुना है? नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑयल एक्सट्रैक्शन से लेकर सारे काम यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर अगर डिस्प्यूट हो जाए, काम रुक जाए, तो इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। भिलाई स्टील प्लांट BSP नेशनल इंपॉर्टेंस का है कि नहीं है? यहाँ का प्रोडक्शन रुक हाँ जाए, सर। भारी नुकसान होगा। तो ऐसे मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिससे पूरे देश को असर पड़ता है या फिर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को असर पड़ता है, वो मैटर आप नेशनल ट्रिब्यूनल ले जा सकते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये हेडलाइन पढ़े। ठीक, आगे सेक्शन 10 सब क्लॉज 1A ये कहता है बेसिकली कि अगर डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का है या ऐसा है जो दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, और वो डिस्प्यूट अगर सेकंड शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है, ऊपर भी आपने यही देखा था, सेकंड शेड्यूल या थर्ड शेड्यूल में आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जा रहे थे, लेकिन वहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस वाली कोई बात नहीं थी, या दो से ज्यादा स्टेट को असर हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ बोल रहा है झगड़ा वही है जो सेकंड शेड्यूल में है या थर्ड शेड्यूल में लिखा है, लेकिन अब वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो गया है या एक से ज्यादा स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो आप नेशनल ट्रिब्यूनल जाओगे। आप बोलो ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलना। आगे सर। फिर से रिपीट कर दूं, देखो एकदम इजी वे में बता रहा हूं ताकि याद रहे। डिस्प्यूट्स की लिस्ट, ये लिस्ट दी हुई है स्केड्यूल्स में। ठीक, अगर आप कहते हैं लेबर कोर्ट किन डिस्प्यूट्स को लेकर जा सकते हैं, तो स्पेसिफाई कर दिया है वो मैटर जो शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जाना है तो आप किन डिस्प्यूट्स को लेकर जा सकते हैं? शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 वाले डिस्प्यूट को लेकर। 2 और 3 वाले को लेकर। और अगर हाँ शेड्यूल 2 सर। में जाना है तो इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये होता है कि जो झगड़ा है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो जाए, या ऐसी इंडस्ट्री में हो जो नेशनल इंपॉर्टेंस की है। ठीक है, जो देश को अफेक्ट कर रही है। दूसरा, 2 और मोर स्टेट्स को अफेक्ट कर रही है। यस और सर। वो मैटर किसमें स्पेसिफाइड है? शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 में स्पेसिफाइड है। अब बोलो क्लियर है? आ गया। हाँ सर। जैसे आगे, तो अब जैसे आपने ऊपर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अब आप क्या करेंगे, नेशनल ट्रिब्यूनल का भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। नेशनल ट्रिब्यूनल में भी एक ही पर्सन होगा। ठीक है, और वो पर्सन कहलाएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्या कहलाएगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ऑफिसर कहलाएगा। कौन होना चाहिए यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर? तो बेसिकली ये माना जाता है हाई कोर्ट का जज हो। ठीक है, कहाँ का जज हो? हाई कोर्ट का हाई जज, कोर्ट। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन की पोजीशन हेल्ड किया हो। ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एग्जांपल सेबी का चेयरमैन रहा हो कभी। ठीक है, कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिस में चेयरमैन की पोजीशन पे रहा हो।
बोलो कोई दिक्कत? या फिर एक ऐसा सही से जो लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का हो। लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल वो बॉडी है जो क्या करती है, लेबर कोर्ट्स की अपील को या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की अपील्स को हैंडल करने का काम करती है। ठीक है, अब इसका उतना ज्यादा महत्व नहीं है आज की डेट में, क्योंकि मैटर सीधे सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच जाता है इन ट्रिब्यूनल्स के बाद। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अगर एक मेंबर है लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो 2 साल उस ट्रिब्यूनल में रहा है, वो भी जो है एलिजिबल है नेशनल ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने के लिए। आप बोलो कितना क्लियर है ये बात आपको? कौन बन सकता है हाई कोर्ट का जज, या गवर्नमेंट के किसी ऑफिस का चेयरपर्सन, या लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर कंस्टिट्यूट हुआ है तो वहां का मेंबर जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है उस प्लेस पर। ये बात क्लियर हुई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो मेरे को। क्लियर हो गई। क्लियर हो गई? फर्दर प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो रहेगा, उसके साथ 2 और लोगों को एडिशनली रखा जाता है जो एसेसर्स कहलाते हैं, और ये नेशनल ट्रिब्यूनल को एडवाइस करने का काम करते हैं। ठीक है, 2 लोगों को और रखा जाता है जो एसेसर कहलाते हैं। ऐसे तो नॉर्मली बोला जाए तो नेशनल ट्रिब्यूनल एक पर्सन से ही कंस्टिट्यूट हो रहा है, बट साथ ही साथ 2 एसेसर एडिशनली रखे जाते हैं। एसेसर मतलब एडवाइजर एक तरह से, जो आपको एडवाइस देते हैं अलग अलग लॉज के मैटर पर। अब बोलो कितना क्लियर है आपको? लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये बता दो आपको कितना क्लियर है ईमानदारी से? मुझसे कुछ पूछना है तो बताओ, और आप बताओ आपको वेदिका, तनिषा, श्रुति, गुंजा, कितना क्लियर है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है? क्लियर है सर। तो यहाँ पे भाई पूरा देखो कोर्ट सिस्टम आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला है कि आप जैसे कोर्ट जा रहे हो, उससे बेटर है कि आउट ऑफ कोर्ट मैटर को निपटा लो। तो ये सेपरेट टॉपिक है जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, और हमें ये पढ़ना होता है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। नॉर्मली आप लोग तो आर्बिट्रेटर का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ आप। ये Yes, sir. जानते हैं। आर्बिट्रेशन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जो भी कुछ डिस्प्यूट है वो अलग से हम जाके सॉर्ट आउट कर ले, सेटल हो जाए। गुड। Arbitrator is appointed by government. Whether the dispute is before labor court or industrial tribunal or national tribunal, the parties can go to arbitration by written agreement. The arbitrator conduct the investigation into the dispute matter and give arbitration award. Award माने क्या? Decision. As for making reference सीजन to a dispute. If an industrial dispute exists or is apprehended, apprehended मतलब होने वाला है। ठीक है, एप्रीहेंडेड का मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप भी अपने बुक में लिख देना, होने वाला है। आपको लग रहा है डिस्प्यूट हो गया, ये होने वाला है। एंड द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन अग्री टू रिफर द डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेशन, दे मे रिफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, but such reference shall be made before the dispute has been referred under section 19 to labor court or tribunal or national tribunal by a written agreement. ठीक, आपको ये पूरी लाइन जो यहाँ लिखी है, मैं आपको पूरी लाइन का मतलब बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। 2 सिचुएशन दी है इस पैराग्राफ में। एक सिचुएशन तो ये दी है कि डिस्प्यूट हो गया है, अब आपका डिस्प्यूट चल रहा है लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में या नेशनल ट्रिब्यूनल में। आप यहाँ केस लड़ते लड़ते थक रहे हो, तो आप और सामने वाली पार्टी एक म्यूचुअल कंसेंट से अग्रीमेंट करो और आर्बिट्रेशन करवा दो। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये हो गई। इस सिचुएशन में कोई इशू है तो बताओ आपको। आपका डिस्प्यूट लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल में चल रहा है, अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि जम नहीं रहा है, तो आप अग्रीमेंट करके आर्बिट्रेशन करवा दो। ये सिचुएशन में कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ। नहीं सर। दूसरी सिचुएशन जो इस पैराग्राफ में बोल रहा है वो ये है कि अभी डिस्प्यूट एप्रीहेंडेड है, मतलब हुआ नहीं है। आपको लग रहा है आगे जाके हो सकता है, तो अभी से आप क्या करो, आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट बना दो, ताकि झगड़ा हो तो कोर्ट ना जाना पड़े। कहां सुलझा लिया जाए? आर्बिट्रेशन में।
आर्बिट्रेशन में। तो जब आप अप्रीहेंड करते हो तो बोला जा रहा है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मैटर फिर कोर्ट ना गया हो, अब बिना कोर्ट जाए पहले आर्बिट्रेशन से करवा के देखो, नहीं सुलझेगा तो कोर्ट जाना। अब बताओ, मेरी बात आपको यस सर, सिर के ऊपर से गई? आपको मैं हर लाइन समझा, समझ आ गई। क्या होता है समझाने के बाद भी लाइन समझने आने से तकलीफ होती है। आपको लाइंस क्लियर हो गई पूरी? यस सर। अच्छा, आर्बिट्रेटर जो होता है वो सिंगली हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं। किन नंबर्स में होते हैं? ऑड ऑड नंबर। नंबर्स। व्हाई नॉट इवन? व्हाई नॉट इवन? बोलो, सोचो। मान लो मैं एक पर्सन हूँ, वेदिका एक पर्सन है, मैंने एक आर्बिट्रेटर रखा, वेदिका ने एक आर्बिट्रेटर रखा, तो इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताओ? सर एक आपकी तरफ से बोलेगा और एक वेदिका की ठीक है, तरफ से। तो दोनों ही झगड़ देंगे, तो इसलिए एक तीसरे को रखना जरूरी है जो फाइनल फैसला सुनाए। सही बात है गलत बात है? हाँ सर। यस सर। एक रखो या तो ऑड नंबर में रखो, 1 3 5 7 9 इस तरह से रखा जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो द आर्बिट्रेटर or arbitrator shall investigate the dispute and submit to appropriate government the arbitration award signed by arbitrator। ठीक है, वो अपना फैसला सुनाएगा और गवर्नमेंट के पास कॉपी जमा कर देगा। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई कि इसमें दिक्कत है ये बताओ? एक बार इसको पढ़ के देख लो, कोई परेशानी हो तो बताओ। क्या आपको ये क्लियर है? हाँ या ना, फटाफट बोलो। हाँ सर। हो गया? तो तो वो एक बार सेक्शन 19 वाली लाइन बताइए ना। सेक्शन 19 का मतलब होता है डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, नेशनल ट्रिब्यूनल में रिफर करना। ठीक है, तो अगर आपको पहले से लग रहा है झगड़ा हो जाएगा और आपने अग्रीमेंट बना दिया है आर्बिट्रेशन का, तो आप इंश्योर करना कि डिस्प्यूट होने पर कोर्ट ना जाए, हम मैटर को कहां सुलझा दें? आर्बिट्रेशन से ही सुलझा दें। आर्बिट्रेशन। ठीक है, बट Yes, sir. सच रेफरेंस शैल बी मेड बिफोर द डिस्प्यूट बीन रिफर्ड अंडर सेक्शन 19 टू लेबर कोड। गेटिंग? यस सर, यस सर। ध्यान रहेगा। तो देखो मेन चैप्टर यहाँ पे खत्म हाँ हो सर। गया। लास्ट एक एडिशनल कंसेप्ट है जो जोड़ा गया है, और ये है ग्रीवेंस सेटलमेंट कमिटी या अथॉरिटी का कंसेप्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आपको सिर्फ इसका कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्क कमिटी जो है कितने लोगों में रखनी थी बेटा? 100 100 और मोर। अगर 100 और आपके यहाँ 100 साल में कभी भी 50 से ज्यादा वर्कर है, कितने से ज्यादा वर्कर है? 50 और 50 से तो ज्यादा। आपको एक ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी बना देनी चाहिए जो वर्कर्स के ग्रीवेंस को सॉल्व करने का काम करेगी। आप बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत? आपको ये बात समझ आई? फिर से रिपीट करूं क्या? यस सर। अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट में 50 से ज्यादा लोग हैं तो आपको एक ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी बना देनी चाहिए, जिसका काम बेसिकली क्या होगा? ग्रीवेंस को रिड्रेस करना होगा। अच्छे से मेरी बात क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दो। यस हाँ सर। सर। क्लियर है? फर्दर जब ये अथॉरिटी बनेगी तो ये अपने काम को सबलेट कर सकती है, दे सकती है कमिटीज को। ठीक है, कमिटीज क्या करती हैं? देखती है डिस्प्यूट क्या है और सॉल्व करके अपनी रिपोर्ट जो है वो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी को देने का काम करती हैं। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होके ध्यान से सुनो। जब भी 50 से ज्यादा लोग होंगे, ये माना जाता है कि एम्प्लॉयर को एक ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी बनानी। अब ये अथॉरिटी क्या करती है? छोटी छोटी कमिटीज बनाती है। तो इनकी जो मेन कमिटी है वो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी है। कौन सी कमिटी है? कौन सी कमिटी है? ग्रीवेंस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। ये बेसिकली रिसर्च करते हैं डिस्प्यूट पे, ग्रीवेंस पे। ग्रीवेंस मतलब शिकायत होता है ना, ध्यान रखो। कंप्लेंट को ग्रीवेंस बोलते हैं। तो ये जो कमिटी बनाई जा रही है, कमिटी को किसने बनाया? अथॉरिटी ने बनाया है। तो कमिटी में कौन कौन होता है? एम्प्लॉयर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एम्प्लॉय की तरफ से भी होते हैं, जो इक्वल नंबर में होते हैं। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत? फिर रिपीट करूं क्या कि क्लियर है? देखो, ग्रीवेंस क्लियर है। अथॉरिटी है, ये कहाँ बनानी है? 50 से ज्यादा वर्कर में बनानी है। अब ये क्या करती है? अपने काम को बेटर हैंडल करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी बना देती है, जीआरसी बना देती है। ठीक है, ये कमिटी क्या करती है?
माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल मतलब हर फैक्ट्री में अपनी कमिटी के थ्रू झगड़ों को सुलझाने का काम कर सकती है। ठीक है, तो कमिटी में इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पर जो चेयर पर्सन होता है एम्प्लॉयर की तरफ से होता है और बेसिकली ये रोटेशन बेसिस पर होता है, हर साल नया चेयर पर्सन होता है। आप बताओ कोई दिक्कत? हर साल नया चेयर पर्सन होता है। टोटल 6 मेंबर्स होते हैं कमिटी में। ठीक है, जिसमें ये कोशिश की जाती है बेसिकली कि वुमेन्स का होना भी जरूरी रखा जाए। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। ये आपकी कंप्लेंट को 45 डेज में सुलझा देते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छे से क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं है? अपील को इसके करने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ेंगे। ठीक, एक बार रिपीट कर दो इसको। देखो, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी बना है, सरकार ने कहा है हर उस जगह पर जहां 50 से ज्यादा लोग हैं। फर्दर आप कमिटी भी बना सकते हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। कमिटी में इक्वल नंबर ऑफ वर्कर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रहेंगे। चेयरपर्सन एम्प्लॉयर की तरफ से रहेगा, रोटेशन बेसिस पर रहेगा हर साल। कितने मेंबर होने चाहिए? 6। वुमेन का होना जरूरी है उसमें। और पूरे मैटर को कितने दिन में निपटा दिया जाएगा? 45 डेज में निपटा दिया जाएगा। कितना क्लियर है? क्लियर है। अच्छे से। तो अब क्या है, ये आपका चैप्टर जो बड़ा चैप्टर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये क्या हो गया? खत्म। आपको समझ आया कि नहीं आया, आप ये बताओ। आपको समझ आया कि नहीं? बहुत ज्यादा टेक्निकल या बड़ा तो नहीं लगा, ये बताओ। बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं लगा? समझ आ गया? 2 हिस्सों में पढ़ना, ये समझ आया? पहले पार्ट बी पढ़ना, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, फिर पार्ट ए पे आना। बोलो कोई परेशानी? तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। कल मंडे है, कल सुबह मैं आपको नया यूनिट शुरू करा रहा हूँ। मैंने आपको अभी कौन कौन से यूनिट करा दिए हैं, एनवायरमेंट पूरा करा दिया। आपको समझ आ गया था? यस सर। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कराया, आपको अच्छे समझ आ गया था? समझ आ गया था? यस सर। मैंने आपको लेबर लॉ कराया, आपको समझ आ गया? हाँ। कल मैं आपको कराऊंगा रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेसेस की, मेडिकल स्टोर कैसे खोलते हैं, होटल कैसे खोलते हैं। कल से हम लोग ये चालू करेंगे। कल से थोड़ा प्रैक्टिकल काम है अपना, है ना? अभी जैसे मैं बोलता हूँ तनिषा को मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो कैसे ओपन कर सकती है, मुझे अगर होटल डालना है तो मैं होटल कैसे डाल सकता हूँ, जीएसटी कैसे लिया जाता है, पैन कैसे लिया जाता है। कल हम लोग ये प्रैक्टिकली पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है बेटा? आज टेस्ट कितने बजे दो? टेस्ट कितने सर बजे कल दे क्या टेस्ट? कल दोगे? हाँ सर, कल ले लो। चलो ठीक है, कल दो। आज क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे फिर, क्योंकि थोड़ा। ठीक है, कल 12 बजे। यस सर। थैंक यू सर। हाँ सर। 12 बजे टेस्ट दे दे। थैंक ठीक, यू सर। बाय बेटा। यस सर।